शिव ओम विवा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है सबसे बड़ी सौगात। वक्त के किसी पल में मेरी आंख लग गई और मैं चारपाई पर ही सो गई। चिड़िया की कलक के साथ सुबह नींद खुली तो मैं चौंक कर उठ बैठी। घर के सभी लोग अभी सो रहे थे। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बगीचे में पहले की तरह ही फूल और फल के पेड़ करीने से लगे हुए थे। कभी पापा ने ये घर और उससे लगा ये बगीचा माँ को जन्मदिन के उपहार में के रूम में दिया था। माँ भी इसे बहुत संभाल कर रखती थी। देर तक मैं वहाँ बेंच पर बैठी पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। मैं टहलकर वापस आई तो सब लोग चाय समाप्त कर रहे थे। भाभी ने वहीं से आवाज़ लगाकर शंकर को चाय लाने के लिए बोला, पर वह किसी काम से कहीं चला गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं ये सोचकर रसोई घर में चली गई कि अपना घर है, खुद ही बना लूँ तो क्या होगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय की पत्ती को हाथ लगाया कि शंकर आ गया। आते ही बोला, अरे दीदी, इस डिब्बे में चाय मत बनाइए। इस डिब्बे से सिर्फ साहब और मेम साहब के लिए चाय बनता है, आप दूसरे डिब्बे से बनाइए। इतना बोलकर उसने एक दूसरा डिब्बा थमा दिया। शंकर के इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया मेरे सिर से उतार दिया हो। फिर भी ये सोचकर कि नौकरों की बातों का क्या होता है, ये झगड़ा लगाने वाली है, मैं गोल दाने की कड़क चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी वहीं से भाभी भी वहाँ पर आ गई। ये क्या निधि जी, आज भी आप गोल दाने वाली चाय पी रही हैं? पहले आप लीफ की चाय के अलावा किसी और चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। लगता है नंदोई जी ने आपकी फितरत ही बदल दी। नखरे तो आज भी मेरे वही हैं भाभी, पर आपके नौकर ने मुझे मेरी औकात बता दी। मैंने भी तर्ज से पहले नहाले पर दहला झाड़ दिया। भाभी को वातावरण की गंभीरता समझने देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत शंकर को बुलाकर डांट लगाई और आगे से मुझे लीक की चाय देने की हिदायत दे दी। नाश्ते के समय मेरे कहने पर भी भाभी मेरे लिए लाई हुई नमकीन और मिठाइयों के प्रति उदासीन बनी रही। मैंने एक डिब्बे दो डिब्बे निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। इतने जतन से चुन चुन कर खरीदी गई मिठाइयाँ या तो फ्रिज में पड़ी थी या घर के नौकरों के भोग में लग रही थी। जिस दशहरी आम के लिए ट्रेन में मेरी कई सह यात्रियों से झपट हो गई थी कि आम दब न जाए, वही आम अब स्टोर रूम में लवारिस पड़े थे। फल और मिठाइयों का हर्ष देख मन उदास हो उठा था। नहाने के बाद मैं पड़ोस में रहने वाली जमुना काकी के यहाँ चली गई। आशा अनुकूल ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और ड्राइंग रूम से ही बुआओं को चाय नाश्ता बनाने के लिए आवाज़ लगाने लगी। मुझे हंसी आ गई। जमुना काकी, आप जरा भी नहीं बदली हैं, आज भी आपका वही बउओं पर वही दबादब है। अभी कुछ मत बनाइए, मैं तुरंत नाश्ता करके आ रही हूँ। अब तो यहाँ लगभग महीने भर रहूँगी, फिर कभी आकर खा लूँगी। तो वो तो मुझे मालूम है, इस बार ज़्यादा दिनों तक रहोगी। तुम्हारे गोविंद भैया ने बताया था जब वह शेखर से कागज़ बनवाने के लिए कहने आए थे। जमुना काकी का बड़ा लड़का शेखर वकील है, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ पूछती इससे पहले वह खुद ही बोली, तुम शायद ऐसा ना करो, लेकिन आजकल तो लड़कियों की प्रवृत्ति हो गई है। ससुराल में चाहे कितनी भी सुखी संपन्न हो, पर मायके की संपत्ति पर उनकी नज़रें लगी रहती हैं। बहनें खुलेआम कोर्ट में जाकर अपने हक की बातें कर रही हैं। ये सब देखकर तुम्हारे भैया कागज़ बनवाने आए थे ताकि तुम या तुम्हारे बच्चे उन्हें कभी भविष्य में कोर्ट में ना घसीटे। मुझे लगा अचानक मेरे पाँव जैसे किसी कह रहते अंगारे पर पड़ गए हों। मैं क्या इतनी पराई हो गई थी कि अब भैया को मुझसे हानि पहुंचने का डर हो गया था। औरों की छोड़ दें तो भी मेरे भैया ने मेरे लिए ऐसा कैसे सोचा। कभी हम दोनों भाई बहनों में इतना नज़दीकियाँ थी कि माँ बाप पापा माँ को हम दोनों की कोई बात बताए या ना बताए एक दूसरे को ज़रूर बताते थे। भैया अपनी सारी ज़रूरतों को तिला जली दे अपने पॉकेट मनी से मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। वही भैया मुझसे पूछे बिना बाहर वालों से मिलकर अपनी संपत्ति मुझसे सुरक्षित करा रहे थे। मैं अपने को बहुत छोटा और पराया महसूस करने लगी।
यही सच है कि भाई बहन के प्रेम को लोग गुजरते समय के साथ नए सिरे से सीमा बंद करने लगे हैं। बहन के अधिकारों को लेकर बनाए गए नए कानूनों से इस रिश्ते के सहज नैतिक रूप को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसे रेशम के डोर के बंधे रिश्ते को भावना विहीन कर दिया है। भैया ने कागजों पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। ये बात मुझ पर खल रही थी। पल भर हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अभाग्य थी। इस दिन है मन लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी ना बताया, ना ही कुछ पूछा।